हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से कि आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज ये हिस्ट्री की पहली क्लास है। ठीक है, तो जो भी लोग ऑनलाइन हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं, जिससे यह वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय के तौर पर भी यूपीएससी में प्रयोग होता है, कर सकते हैं। पीसीएस, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट, जेआरएफ, तो इन सब तैयारी के लिए जैसे जिनका यूपीएससी में ऑप्शनल होगा, ठीक है, उनके लिए बेटर देन होगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी प्लस ओरल यानी कि ओल्ड प्लस न्यू दोनों एनसीईआरटी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा जिससे हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पहले तो बात आती है कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास कहते किसे हैं। ठीक, तो जैसे कि कोई हमारे जीवन में घटना घटित हो और वह घटना हमारे बीते हुए काल को दर्शाए। ठीक है, जैसे कि अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, ठीक है, जो कि कैसी हो, घटनाओं पर आधारित हो, घटना घटित हो, उसका काल क्रम के अनुसार अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन या वर्णन, चाहे अध्ययन कहिए या यहीं पर वर्णन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वर्णन या अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास कहलाता है। तो हमारा पहला चैप्टर है कि प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत। ठीक है, यानी कि हम प्राचीन इतिहास को किन किन माध्यमों द्वारा जान सकते हैं अथवा अध्ययन कर सकते हैं या। ठीक है, तो इनको 3 प्रकार से हम जान सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत में आते क्या क्या है, जैसे सिक्का एक सबसे सरल साधन है जानने का। क्यों, क्योंकि जिस साम्राज्य में यह चलाया गया होगा उसका सन अंकित होगा या उनकी मोहर होगी या उनके द्वारा कुछ ऐसी विशेष आकृति इन पर बनी होगी जिससे हम जान सकते हैं कि यह सिक्का इस काल में चला था। ठीक है,
उसके बाद है अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, शिलालेख। तो इसमें आते हैं शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है इमारत। इमारत या हम कह सकते हैं और तरीके से कि जैसे स्थल, स्थल या भवन, भवन भी हम कह सकते हैं, स्मारक, स्मारक ये भी हैं। तो ये जानने के सबसे बेहतर साधन है। जैसे ताम्रपत्र, ताम्रपत्र ये भी साधन है जानने के। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। किस में आते हैं ये सब? पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है। दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे जैसे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ एवं गैर धार्मिक, गैर धार्मिक। जैसे धार्मिक में आ गए हमारे पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद ग्रंथ आ गए। ठीक है। और गैर धार्मिक में जैसे पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी, चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का लिखा हुआ। तो ये सारे के सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम साहित्यिक यानी कि प्राचीन इतिहास को हम जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा तमिल साहित्य, तमिल या हम इसको कहते हैं विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। ठीक है। और तमिल साहित्य को हम यहां कर सकते हैं, तमिल साहित्य, जैसे तोलकापियम। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इसी तमिल साहित्य में ही आते हैं। तो जब हम इनको आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बारी बारी से एक एक करके हम इनमें बताते रहेंगे। विदेशी यात्रियों में जैसे अरब के यात्री, ठीक है, चीन के यात्री, यूनान के यात्री, यूनान के यात्री। ठीक है। अन्य सभी यात्री जो पर्यटक के तौर पर भी भारत आए और इन्होंने कुछ ना कुछ पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के माध्यम से, उन पुस्तक के माध्यम से हमको हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान होती है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों का विवरण। यह ऐसे साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं या हम जान सकते हैं। ठीक है। प्राचीन इतिहास को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। जैसे जब हम इतिहास को बांटते हैं तो इतिहास को हम पूर्ण रूप में 3 काल में बांटते हैं। ठीक है। 3 काल में। जैसे पहला काल हमारा क्या है? पाषाण काल, पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। और ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये है हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और इसी ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन तथा आधुनिक एवं प्रथम वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसी में ही हम पढ़ते हैं। और जितने भी आंदोलन हुए, इन आंदोलनों को ही हम
ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम पूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ कौन सी सभ्यताएं पाई गई, उनकी खोज किसने की और किन के द्वारा यह पता चलाया गया कि भाई किस किस स्थान पे ये हैं और कितनी दूरी पर फैले हुए हैं। पाषाण काल में हम अपने प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं, जैसे कि इसको पाषाण काल के ही आधार पर इसको पाषाण कालिक सभ्यता भी कहा गया। पाषाण कालिक सभ्यता। और इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे कि इनमें धातुओं की भी खोज उस समय हो चुकी थी। ठीक है, तो धातु युग भी इसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शीशे की अधिकता क्या थी, यहाँ ज़्यादा पाए जाने की संभावना थी, क्योंकि पहले के समय मूर्तियाँ इसी तरीके से ही बनाई जाती थी। और इसको लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो गई थी। जैसे जब आप देखेंगे भारत, तो कुछ इस तरीके से तो ये जो एरिया है हमारा यूपी और बिहार का एरिया, तो इसी मध्य के समय यूपी और बिहार के मध्य एरिया में लोहे की खोज उस समय हो गई थी। तो हमारे जो 16 महाजनपद थे वह सारे के सारे इसी के तरफ क्या हुए, अग्रसर हुए। ठीक है, तो इसको हम यानी कि ऐतिहासिक काल को ही हम क्या कहते हैं, लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम सिक्कों का अध्ययन देखेंगे। सिक्कों का अध्ययन हम देखेंगे। ठीक, तो चैप्टर नंबर हम लोगों का फर्स्ट है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, तो पहला है इसमें पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम सिक्के का अध्ययन देखेंगे। सिक्का, ठीक है, यह इतिहास को, या हम कहें कि यह प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे सक्षम एवं विश्वसनीय, सक्षम तथा विश्वसनीय ठीक है, साधन है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको जान सकते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो सिक्कों के अध्ययनकर्ता को, या हम कहें जो इसका अध्ययन करते हैं या जिसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र के ही अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो प्राचीन काल में सिक्के बनते थे, प्राचीन काल में जो सिक्के बनते थे वह ज्यादातर तांबा, सीसा, सोना तथा चांदी
इनके अधिकांश होते थे, इनके अधिकांश होते थे। और यही सिक्का प्राचीन समय में व्यापार तथा आर्थिक रूप से उनकी स्थिति को दर्शाता था, उनकी स्थिति को दर्शाता था कि वह राज्य उस समय कितना समृद्ध या शक्तिशाली था, समृद्ध या शक्तिशाली था। ठीक है, तो सर्वाधिक, अगर हम प्राचीन सिक्के की बात करें कि सर्वाधिक प्राचीन कौन है, सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, तो इनमें पंचमार्क या इसी को पंचिंग भी कहा जाता है, ठीक है, या आहत, यह सिक्का सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है कि तात्कालिक समय में यह पंचमार्क या आहत या इसी को पंचिंग भी कहा जाता है, पंचिंग सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह किसी, अगर कहा जाए तो किसी राजा विशेष द्वारा नहीं, लेकिन मौर्य काल में इस सिक्के को सर्वाधिक देखा गया है, मौर्य काल में सर्वाधिक देखा गया है। ठीक है, लेकिन यह व्यापार के तौर पर यहां तक आप सभी के समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसको मिटा के। व्यापार के तौर पर इस सिक्के को चलाया गया था, व्यापार के तौर पर इस सिक्के को चलाया गया था। तो पंजाब तथा हरियाणा के क्षेत्र के जो कबीलाई साम्राज्य थे, कबीलाई साम्राज्य या कबीलाई गणराज्य भी इनको कह सकते हैं, कबीलाई गणराज्य, ठीक है, इनके द्वारा यह सिक्का चलाया गया। ठीक है, जिसमें यौधेय गणराज्य सबसे प्रमुख था। यह क्या था? सबसे प्रमुख, अर्थात मेन, यह सबसे मेन था। कौन? यौधेय गणराज्य। जैसे क्या था, प्राचीन समय में सब कैसे साम्राज्य थे? कबीलाई। तो कबीलों में भी उनका एक प्रमुख होता था। जैसे मान लिया कोई 10-15 कबीले हैं, वो कैसे रहते थे? ऐसे कुछ सराउंडिंग टाइप से। ठीक है, कोई यहाँ बस गया, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो बीच का एरिया इनका क्या रहता था? खाली। तो इनमें से कोई एक प्रमुख कबीला होता था, ठीक है, जो सभी कबीलाओं की जिम्मेदारी का वहन करता था। उसी तरह से इसमें यौधेय जो कबीला था उसको सबसे प्रमुख माना गया। कहाँ के? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र के। ठीक है, तो यही कबीलाई साम्राज्य अपने व्यापार के लिए ही पंचमार्क या आहत या पंचिंग सिक्के का प्रचलन इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने किया। तो क्या होता था कि जैसे मान लिया कि कोई सिक्का चलाया, तो जैसे हर किसी के समय में ऐसा नहीं था कि स्वर्ण की अधिकता ज्यादा है, स्वर्ण की अधिकता ज्यादा है। जैसे मान लिया किसी ने सिक्का सोने का सबसे शुद्ध चलाया, ठीक है, तो उस समय उनकी स्थिति अर्थात कैसी है? मजबूत है या कम है, किस तरीके की है, उनके स्थिति को या आर्थिक व्यवस्था या उसके समय यानी कि टाइम पीरियड की जानकारी हमें प्रदान करता है, जानकारी हमें प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है।
तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जिन्होंने जारी किए वह थे इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी, ठीक है। इनको ही सबसे पहला सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहली शताब्दी से लेकर दूसरी तीसरी शताब्दी तक इन्होंने ही शासन किया उत्तर भारत के क्षेत्र में, या हम कहें उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम। जैसे ये हमारा भारत देश है, एक मिनट, तो ये जो एरिया था, ये ऊपरी क्षेत्र का, ये क्षेत्र, तो ये हमारा यूपी और बिहार का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का क्षेत्र, ठीक है। ये बीच हमारा ये नेपाल है। तो यहाँ का ये एरिया यानी कि जो तात्कालिक जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि तक्षशिला तब उस समय वही होता था। तो यहाँ के क्षेत्र अर्थात किसमें, पश्चिम और उत्तर का क्षेत्र जो था वो इन्हीं का ही था। किनका? इंडो यूनानी शासकों का, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए, ठीक है, भारत में जारी किए। तो ये क्लियर हो रहा है। इसके आगे हम चलते हैं। इन्होंने जारी किए। फिर उसके बाद जब कुषाण वंश का शासन आया, कुषाण वंश, ठीक है, तो कुषाण वंश ने सबसे शुद्धतम यानी कि पूर्ण रूपेण 100% सोने का सिक्का, 100% सोने का सिक्का जारी किया अर्थात चलाया। तो इसे कहा जाता है शुद्धतम सोने का सिक्का, ठीक है। शुद्धतम सोने का सिक्का किसने जारी किया? कुषाणों ने सर्वप्रथम सबसे शुद्धतम यानी कि 100% सोने का सिक्का इन्होंने ही जारी किया, ठीक है। सबसे ज्यादा शुद्धतम सोने का सिक्का किसने जारी किया? इन्होंने, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? तो अब इसके बाद हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।